आज हम और आप साथ मिलकर एक बिल्कुल नया ग्रह बनाने वाले हैं। आखिर आपको पृथ्वी जैसा पथरीला ग्रह बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ये ग्रह रहने लायक होने के लिए सोलर सिस्टम के किस जगह पर होना चाहिए और ये ग्रह बाकी के सोलर सिस्टम पे क्या असर डालेगा? और ये सवाल काफी स्पेस लवर ने पूछा है। अरबों सालों पहले गैस और धूल की एक बड़ी डिस्क हमारे कम उम्र के तारों के चारों ओर चक्कर लगाती थी। हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे कई एलिमेंट इसमें घूमते थे। फिर एक समय बाद ग्रेविटी इन सारे पार्टिकल को एक साथ बांधकर प्लेनेट सिंपल यानी ग्रह बनाने वाले टुकड़ों में बदल दिया। ये प्लेनेट बनने के सफर में इनका पहला कदम था। आगे जाकर ये प्रोटो प्लेनेट्स में बदल गए। सोलर सिस्टम के अंदर वाले गर्म हिस्से में ज्यादा तापमान में पिघलने वाले एलिमेंट से बने पथरीले प्लेनेट और बाकी के बाहरी सोलर सिस्टम में गैस के बर्फीले गोले बन गए। ये प्रोसेस पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लगा। तो क्या होगा अगर आप इससे कहीं तेज रफ्तार से एक नया ग्रह बनाना चाहें? क्या आप अपने ग्रह को बर्बाद कर देंगे? इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए हमारे प्लेनेट की तरह एक राकी प्लेनेट बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल की जरूरत होगी। आपको उन 4 अहम एलिमेंट की जरूरत होगी जिनसे हमारी अर्थ के क्रस्ट का 90% हिस्सा बनता है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी होगी क्योंकि ये हमारे प्लेनेट में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद एलिमेंट है। हमारे क्रस्ट के भार का 47% और एटमॉस्फेयर का 21% ऑक्सीजन से बनता है। दूसरा जरूरी एलिमेंट होगा सिलिकॉन। ये पृथ्वी के क्रस्ट का 28% हिस्सा बनाता है। और दूसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी है एल्युमिनियम और आयरन। सिर्फ इन चारों की मदद से आप स्पेस में एक पत्थर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीजों को और मजेदार बनाना है तो आप छोटे हिस्से में क्रस्ट बनाने वाले दूसरे एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम की बारी है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के विकसित होने का वक्त बहुत पहले ही निकल चुका है। आपको एक प्रोटो स्टार के आसपास चक्कर लगाने वाली गैस और धूल की जगह कुछ और लाना होगा। आपको खुद ही इसका हल निकालने के लिए जरूरत होगी। आखिर में ये एक वरदान साबित होगा। अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक नया तारा विकसित हो रहा होता तो इससे ग्रेविटेशनल गड़बड़ी पैदा होती। और ये मत भूलिए कि 17,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान हर चीज को जला देती है। तो आपको ये सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा? आप मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम पड़ेगा। यहाँ आपको चांद के बराबर के सिर्फ 8% के बराबर ही मटेरियल मिलेगा। अगर आप प्लूटो के आगे चले जाते हैं तो आपको ओट क्लाउड में काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। अब आपके पास वहाँ मौजूद बर्फीले जैसे ऑब्जेक्ट की वजह से 5 अर्थ के बराबर मटेरियल होगा। अगला कदम होगा इस नए चमचमाते ग्रह के लिए एक सही लोकेशन ढूंढना। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जीवन पनपने के लिए सही हालात हों तो जरूरी है कि आप इसे हैबिटेबल यानी रहने लायक जोन में रखें। इसका मतलब है कि ये जरूरी है कि ये प्लेनेट 0.9 से 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हमारे सूरज के चक्कर लगाएं। तो ये हमारे ग्रह के रहने लायक इलाके में होगा। वीनस और मार्स के कहीं बीच। इस नजदीकी का अर्थ पर भी बड़ा असर होगा क्योंकि हमारे प्लेनेट पर सूरज के गुरुत्वीय खिंचाव का बाकी प्लैनेट्स के खिंचाव के मुकाबले ज्यादा असर होता है। इस नए ग्रह के आ जाने से कुछ परेशानी जरूर आएगी। इससे हमारा ऑर्बिट खिसक सकता है और सुनामियां या भयानक अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम पृथ्वी से छोटा ग्रह बनाएं। लेकिन इस तरह की तबाही से बचने के लिए कितना छोटा ग्रह बनाया जा सकता है ये तय करना एक जुआ ही है। तो आखिरकार अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है और इस केस में सारे एलिमेंट को तब तक एक एक करके मिलाना होगा जब तक ये आपस में मिल न जाएं। काफी आसान है ना? इतनी जल्दी नहीं। आपके लिए दूसरी बड़ी चुनौती होगी। ग्रह को अपने आप बनने में 1 करोड़ सालों का वक्त लगता है। साथ ही आपको उट क्लाउड में आने वाली मटेरियल का भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नासा के वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से लगने वाले 300 साल के हिसाब से आप एक डिलीवरी कम से कम 600 सालों में मानकर चलिए। यानी आपको 600 साल लग जाएंगे आने और जाने में। तो ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शायद बेहतर यही होगा कि हम अपने सोलर सिस्टम के अरबों सालों के नाजुक बैलेंस को न छेड़ें।